हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है एटम्स। उसमें हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड नाउ वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे कि इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे। तो ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे तो नहीं, बट एक एक करके हम आपको इसको पढ़ के भी आने बोले थे। ऑब्जर्वेशन में जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अधिक से अधिक जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल दिख रहा है, इसमें अधिक से अधिक अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के यहाँ से पास हो गए थे। ये था पहला कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स इससे पास हो गए थे। आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा दूर है इस सेंटर से अधिक लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्ट्रेट फॉर्म में पार हो जा रहा है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विथ स्मॉल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी हैं जो इससे बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हैं जो इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन क्या था कि बिना डिफ्लेक्शन का पास हो गया। दूसरा वन था कि कुछ था जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था। एंड उसके बाद वेरी फ्यू, बहुत ही कम, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 में या 19,980 उतने अल्फ़ा पार्टिकल में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा हो रहा था जो कि रिट्रेस बैक, मतलब जिस पाथ पर जा रहा था उसी पाथ में वापस लौट भी जा रहा था। कौन ना, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 में से कोई एक ऐसा था जो जिसमें जा रहा था उसी में उसी पाथ पर वापस लौट जा रहा था। तो ये सब इसका कंक्लूज़न हुआ। एंड नाउ इसके बाद हम लोग सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन था। अब हम लोग देखेंगे इसके कंक्लूज़न के बारे में कि आखिर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका कंक्लूज़न क्या है या कंक्लूज़न क्या निकला, निष्कर्ष। तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न यही था कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो वैकेंट होता है। मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज़ वैकेंट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल्स थे जो अनडेविएटेड, बिना किसी डेविएशन के सिंपली ऐसे ही पार हो गए। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि अधिक से अधिक जगह जो एटम का है वो क्या है, खाली है। ये फर्स्ट वन हो गया। और दूसरा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल
डिफ्लेक्शन कर रहा था बहुत छोटे एंगल से, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर होगा बीच पे, पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। अब इतने हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर ही होगा? तो देन इसके पीछे की कहानी है कि जो भी यहाँ पर मेटल सरफेस है, तो यहाँ पर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स जाता है इधर से, अल्फ़ा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जब जाता है, और अभी हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं दे रहे, इससे टकराने के बाद ये डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट करता है मतलब विचलित हो जाता है। तो जब ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, विचलित हो जाता है, इट मीन्स टू से दैट सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में जाता है, वहाँ उस गोल्ड फॉइल के सेंटर से टकराता है, एंड टकराने के बाद वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। हम लोग इस बात को लेकर तो कंफर्म है, श्योर है कि अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो यदि सेंटर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को लेकर हो जाता, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में क्या होता, वो एक्सेप्ट कर लेता, दोनों मिल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देन पॉजिटिवली चार्ज सेंटर का वेरी फर्स्ट जो नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को नाम दिया गया न्यूक्लियस, और ये नाम दिया गया था न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। याद रखिएगा, एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है दैट इज न्यूक्लियस। दिस नेम was given by रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है उसको न्यूक्लियस नाम दिए थे। और इसके बाद हम लोग इसके बारे एक दो लाइन डिस्कस करेंगे कि जो ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर न्यूक्लियस है, इसका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू एटम, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट ये आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंस होता है, मतलब घनत्व के मामले में बहुत ज़्यादा हाईली डेंस होता है। इन सब के बाद हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे। कंक्लूजन क्लियर हो गया? ओके। तो ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एक ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered and
एंगल ऑफ स्कैटरिंग। एंगल ऑफ स्कैटरिंग और कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे थे उसके बीच में किस प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ था या ग्राफ कैसा बना था, हम लोग अभी उस ग्राफ का स्टडी करेंगे। तो देखिए, this is the x-axis, this is the y-axis and this is the origin। अब ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 120 के बाद 140। ये क्या दिखा रहा है? स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल इन डिग्री। स्कैटरिंग एंगल थीटा। स्कैटरिंग एंगल थीटा दिखा रहा है इन डिग्री। और यहाँ पर टेन के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6 एंड 10 टू द पावर 7। ये सब क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। तो ये जो ग्राफ बनता है ये कुछ इस प्रकार से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। इसमें अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग शो करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं यदि स्कैटरिंग एंगल ज़्यादा है तो पार्टिकल्स का नंबर कम है, और यदि स्कैटरिंग एंगल कम है तो पार्टिकल्स का संख्या ज़्यादा है। इस ग्राफ का यदि हम लोग एक्चुअल मीनिंग को स्टडी करना चाहें, इसके बारे समझना जानना चाहें, तो ये क्या बता रहा है कि यदि स्कैटरिंग ज़्यादा हो रहा है, यदि स्कैटरिंग ज़्यादा हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, और यदि स्कैटरिंग कम हो रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। इसीलिए
इस पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, स्कैटरिंग एंगल एक से ज़्यादा ओनली 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स का होता है, और अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लगभग 8000 में एक, गेट डिफ्लेक्टेड थ्रू एंगल 90 डिग्री और मोर। यहाँ पर हम आपको एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एन, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एन scattered by angle of scattering is given by, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होगा तो स्कैटरिंग एंगल और नंबर के बीच में एक रिलेशन है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin का पावर 4 θ/2। रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसमें कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स किस पार्टिकुलर एंगल पर स्कैटर्ड होंगे, तो उसके विषय में बताया जाता है कि n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin θ/2 का पावर 4। मीन्स एंगल ज़्यादा नंबर कम, एंगल कम नंबर ज़्यादा। और अब इससे आगे बढ़ेंगे, देन टॉपिक मिलेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या होता है ना, देखिए ये कोई एटम है एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। अब कोई एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल जब इसकी ओर आगे बढ़ रहा है तो कहाँ तक जाएगा, और जहाँ जाने के बाद ये अपने डायरेक्शन को मोड़ लेगा, वापस रिट्रेस हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल सा डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस r0, इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन आप सुनिएगा कि द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच एन एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल ट्रैवलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड कैन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट एंड रिट्रेसिंग देयर पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कोई एनर्जेटिक अल्फ़ा पार्टिकल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जा रहा था, तो जाते जाते कहाँ तक जाएगा जिसके बाद वो अपने पाथ को
रिट्रेस कर लेगा। रिट्रेस कर लेगा इट मीन्स टू से दैट कि जहाँ के बाद वो लौट आएगा तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उस डिस्टेंस को हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे r0। इसका एक्सप्रेशन आप चाहें तो निकाल सकते हैं। वैसे इसका वैल्यू यदि हम आपको बताएं तो 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर गोल्ड न्यूक्लियस के लिए बता रहे हैं। इट्स वैल्यू फॉर गोल्ड न्यूक्लियस Z इज इक्वल टू 79, R0 का वैल्यू 4.13 इंटू 10⁻⁻14 मीटर ये होता है। और इससे हम लोग क्या एस्टिमेट कर सकते हैं, तो इससे हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वी कैन क्लियरली टेल अबाउट द साइज ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच gives idea about size of nucleus। न्यूक्लियस का साइज कितना होगा इस विषय में आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से आइडिया मिलता है। अब यहाँ के बाद एक टॉपिक आएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के विषय में डिस्कस किया जाता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी एटम का साइज एस्टिमेशन के बारे, तो उस समय हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इम्पैक्ट पैरामीटर से ही मिलता है। इम्पैक्ट पैरामीटर ये क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इम्पैक्ट पैरामीटर ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का सेंस है बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। वेलोसिटी वेक्टर एंड सेंटर, या इसको आप चाहें तो कह सकते हैं ओनली न्यूक्लियस। इसका मीनिंग और इसके बारे जो कंप्लीट डिटेल्स एंड आइडियाज़ हैं इम्पैक्ट पैरामीटर के विषय में, ये आपको वीडियो बनाया हुआ है। आप सभी कोई एक बार इसको देख लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा।
अदरवाइज़ हम भी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्लासेस में इम्पैक्ट पैरामीटर के विषय में आपको हम बता देंगे, जिससे कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।